तो क्लास 10th के अंदर हम कंटिन्यू डैश बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर पहला मॉडल पेपर हमारा हो गया है। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर 2 है उसके सारे प्रश्न हम एक एक करके करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ मैं खंड अ। ठीक है, अब खंड अ के अंदर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है, इसके अंदर टोटल 18 प्रश्न हैं छोटे छोटे। ठीक है, और सारे जो प्रश्न हैं वो एक एक नंबर के रहेंगे और बहुत ही सरल है। इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपको देखना है, इजीली आप परीक्षा के अंदर करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पे अ ब स द जो दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सीधा सा आपको 225 लिखना है यहाँ और 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है यदि जाता है तो, नहीं तो किसका देंगे 3 का। तो देखिए यहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग आराम से जा रहा है, ये 3 का भाग दे दिया। कितनी बार जाएगा 75 बार। ठीक है, अब 75 में भी वापस 3 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा 25 बार। ये आपको आता होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। अब देखो 25 के अंदर 3 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा 5 का। और 25 में 5 का गया, 5 बार गया और 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार। ठीक है, यानी हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए 3 3 5 और 5। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे 3 × 3 × 5 × 5। तो घात के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा अ, यानी सही ऑप्शन है वो 5 की घात 2 × 3 की घात 2। तो अ ऑप्शन को सही कर दिया। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि बहुपद px बराबर 3 - x और x - 4 की घात क्या है। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, यानी किसी बहुपद की घात क्या होती है। देखिए जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ थोड़ा कि जैसे x² - 2x + 1 है। ठीक है, अब इस टाइप का कोई बहुपद है। अब इस बहुपद की अगर घात पूछा है तो आपको क्या करना है, जो चर है इसकी उच्चतम जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे x के ऊपर घात कितनी है 2, यानी बहुपद की घात कितनी हो गई 2। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा अलग टाइप से व्यंजक दे रखा है, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सरल करके बताता हूँ आपको। देखिए जैसे क्या है px बराबर क्या दे रखा है 3 - x और दूसरा दे रखा है x - 4। ठीक है, अब आपको इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखो 3 का गुणा पहले इससे करेंगे और फिर x का गुणा इससे करेंगे। तो 3 का गुणा पहले मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ करूँगा x - 4 से, और माइनस x का गुणा हो जाएगा इस पूरे x - 4 से। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद सीधा ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ x का गुणा x से होगा तो क्या आएगा x² और x² यानी उच्चतम घात आपके 2 ही होगी, यानी बहुपद की घात 2 है। ठीक है, तो आंसर इसका अ होगा। परंतु कैसे करना है इसको थोड़ा विस्तृत रूप से करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सरल कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 का गुणा इस ब्रैकेट के साथ हो गया और -x और इसका गुणा भी हो जाएगा x - 4 से। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा 3 का गुणा x से करूँगा तो 3x, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12, फिर -x का गुणा x से होगा तो x² और -x का गुणा -4 से होगा तो प्लस की 4x। ठीक है, यानी एक तरह से ये बहुपद है और बहुपद में देखो उच्चतम घात क्या दिख रहा है 2। ठीक है, और इसको सरल कर सकते हैं, परंतु यहाँ हमें सिर्फ घात पूछा इसलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो आप सीधा ही इसमें घात देख लो कि उच्चतम घात x की क्या कितनी दिख रही है 2, यानी बहुपद की घात कितनी हो गई 2। ठीक है, तो इसका आंसर है वो 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा आपको दे रखा है कि समीकरण y - 3/7 - x/2 = 1 में यदि y का मान 10 है तो x बराबर है। यानी यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछा है और y का मान दे रखा है। ठीक है, यानी एक तरह से समीकरण है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए समीकरण कितना दे रखा y - 3/7। ठीक है, -x/2 = 1। अब आपको क्या कह रहा है ये कि y के स्थान पर कितना रखना है 10। ठीक है, तो मैं 10 रख लेता हूँ y के स्थान पर। y के स्थान पर 10 रखते हैं, 10 - 3/7 -x/2 = 1। ठीक है, अब देखो 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, और 7/7 -x/2 = 1।
अब देखो यहाँ पे 7/7, 7/7 का मतलब क्या होगा, 7 में 7 का भाग देना है, यानी कितनी बार जाएगा, एक बार, -x/2 बराबर 1। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। देखो ये जो -x/2 है, इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाओ, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, और 1 को इधर ले आओ। तो देखो 1 को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या आएगा, -1, और ये जो -x/2 है ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0 बराबर x/2। अब 2 का ये वज्र गुणन हो जाएगा 0 के साथ में, यानी 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0, यानी x का मान आपके आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 0। राइट, यानी हमारे आंसर आ गया अ, तीसरे का अ ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जो फोर्थ प्रश्न आपका दे रखा है कि दी गई आकृति में QA और PB, QA और PB AB पर लंबवत है। ये जो AB है इस पर क्या है, लंबवत है। यदि AO बराबर कितना दे रखा है, 10, और BO बराबर दे रखा है 6। PB का मान कितना दे रखा है, P और B कितना है, 9। तो AQ का मान पूछा है। ठीक है, ये आपके समरूप वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है। यानी दो आकृतियां समरूप दे रखी है, तो आपको क्या करना है, भुजाओं का अनुपात है वो बराबर करना है, यानी थेल्स पर में लगाना है एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम अनुपात ले लेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो त्रिभुज है AQ के संगत कौन सी भुजा होगी, PB। इसी प्रकार OA के संगत कौन सी भुजा होगी, OB। तो मैं अनुपात ले रहा हूँ संगत भुजाओं का। ठीक है, तो यहाँ पे A और Q, इसके नीचे कौन सी भुजा लूँगा मैं, P और B। तो नीचे लिखूँगा P और B बराबर, ये जो इस त्रिभुज की OA भुजा है, OA, इसके नीचे कौन सी भुजा लिखूँगा, OB। ठीक है, यानी संगत भुजाओं समानुपाती होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो AQ का मान आपको पूछा है, AQ का मान कितना है ये आपको पूछा गया, AQ की लंबाई। तो AQ को ऐसा ही लिखूंगा, AQ। P और B आपको दे रखा है, देखो B का मान कितना है, 9, तो यहाँ लिख लो 9। फिर बराबर OA कितना है, AO या OA एक ही बात है, कितना है, 10, तो यहाँ लिखूंगा 10। और BO कितना दे रखा है, 6, यानी OB का मान 6 है। अब इसको सरल करो तो AQ का मान आ जाएगा, देखिए AQ बराबर क्या हो जाएगा, 9 को वज्र गुणन कर दो, यहाँ वज्र गुणन हो जाएगा, यानी 9 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, 90, और 90/6। ठीक है, और AQ यानी 90 के अंदर 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, यानी आंसर आ गया हमारा ब, यानी उत्तर आपके ब है वो सही रहेगा। 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी A से लगाकर Q तक जो भुजा है वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पांचवा। देखिए पांचवा दे रखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला प्रश्न। पांचवा क्या दे रखा है कि बिंदु A x+4 और y+5 तथा B दे रखा है 6 - x और 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये आपको अच्छे ढंग से याद करना है। किसी भी दो निर्देशांक दे रखे हैं उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पे थोड़े जो निर्देशांक है वो इस ढंग से दे रखे हैं, फिर भी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला है वो लगाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, देखते हैं कितने आते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, x1 + x2, यानी बिंदु A है, इसके x1 ये पूरा होगा, ये होगा y1। इसी प्रकार बिंदु B का ये x2 है और ये है y2। ठीक है, तो x1 + x2 लिखना है मुझे, यानी कि x+4 इसके अंदर जुड़ जाएगा क्या, ये 6 - x, x1 + x2 6 - x। ठीक है, बीच में प्लस आ गया, नीचे आ जाएगा 2, यानी x1 + x2/2। इसी प्रकार दूसरा y1 + y2, ये पूरा y1 है और ये पूरा क्या है, y2। ठीक है, तो मैं y1 लिख रहा हूँ, यानी y + 5 और दूसरा प्लस हो जाएगा और 3 - y।
3 माइनस वाई बट्टा 2। ठीक, अब इसको सरल करो तो आपके निर्देशांक आ जाएंगे मध्य बिंदु के। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस का x है और ये माइनस का x कैंसिल हो रहा है आराम से। 4 और 6 मिलके कितने हो गए 10 और 10 बट्टा 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया। 5 और 3 मिलके कितने हो गए 8, 8 बट्टा 2। ठीक है, आगे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा क्या आएगा 5, और 8 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 4। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 5 और 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 5 और 4। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। छठा क्या दे रखा है, देखिए साइन ए का मान दे रखा है 1/2, तो इस व्यंजक का मान है हमको निकालना है, यानी 2 sin a cos a का मान। ठीक है, तो इसके लिए देखिए लाल बटा कक्का से आपको एक भुजा निकालनी पड़ेगी, तभी आप ये इसमें मान रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक भुजा निकालने के लिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन ए का मान। साइन ए का मान क्या दे रखा है 1/2, यानी मेरे पास में क्या क्या है, लंब है और कर्ण है। साइन बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब और कर्ण, यानी लंब है और कर्ण है, मुझे क्या निकालना है आधार। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर यानी कि मेरे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर, और आधार निकालना आधार स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इसको सरल करो, देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 4 1 को पक्षांतर कर दो, -1 हो गया और ए स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 और ए स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर निकल रहा है। और आधार स्क्वायर जब यहाँ से घात 2 हटेगी तो आ जाएगा √3 बराबर ए, यानी आधार है वो कितना आ गया आपके √3। ठीक है, यानी लंब है 1, कर्ण है 2 और आधार है वो कितना है, आधार है वो कितना है √3। ठीक है, अब इस व्यंजक के अंदर मान रखते हैं जो आपको पूछा है। क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे 2 sin a और cos a का मान पूछा है। तो 2 sin a का मान आपको दिया हुआ है, कितना है 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2। ठीक है, फिर इंटू cos a का मान, cos का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपने निकाला है, देखिए आधार है वो कितना निकाला आपने √3, तो आधार √3 में लिखूंगा यहाँ, और √3/2। ठीक है, आधार बटा कर्ण, और कर्ण हमें पहले से पता है ये 2 है। अब देखो 2 से 2 है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया √3/2। ठीक है, यानी कि √3/2 इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, अर्थात ब है वो सही है। अब देखिए नेक्स्ट जो 7वां प्रश्न क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, मान लो ये 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, और इस वृक्ष की छाया, ये छाया जमीन पर गिरेगी और कितनी हो जाएगी 10 √3। ठीक है, अब आपको इसका उन्नयन कोण पूछा है, यानी 49 कोण या उन्नयन कोण एक ही बात है, ये कोण आपको पूछा है यानी थीटा। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा, ये आपको पता होगा। देखिए ये आधार, ये हो जाएगा लंब, तो मैं लिख रहा हूँ लंब बटा आधार, यानी कि 10/10 √3। ठीक है, बराबर tan थीटा। tan थीटा क्यों लिखा, क्योंकि लंब बटा आधार क्या होता है लाल बटा कक्का से tan थीटा। राइट, तो यहाँ पे 10 से 10 है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो 1/√3 बराबर tan थीटा। अब आपको tan के अंदर ढूंढना है टेबल में कि 1/√3 है वो किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 के स्थान पर क्या रखा मैंने tan 30। ठीक है, tan हटा दो तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। राइट, यानी 30 डिग्री है वो सही आपके आंसर आ गया, यानी द है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो 8वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वर्त है, इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो आपको बताना है। तो देखो वर्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 1 खींची, 2 3 4, ऐसे आप कई खींच सकते हैं, यानी कि अनंत इसका सही आंसर है।
राइट। नेक्स्ट देखिए जो 9वां प्रश्न क्या दे रखा है कि वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या है वो r है। ठीक है, एक वर्त है मान लो, इसके चतुर्थांश की बात हो रही है, तो एक वर्त के अंदर टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं, राइट। चतुर्थांश का मतलब एक वर्त का चौथा भाग। ठीक है, अब आपको पूछा है इसका परिमाप, यानी अगर इसकी बात करें तो एक तो हमें ये पूछा है यानी परिधि का कुछ भाग और 2 त्रिज्या, इन दोनों इन सब का योग, यानी यहाँ से अगर मैं स्टार्ट हो जाऊँ ए ओ, ये ए और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करें, वापस घूम के अगर यहाँ तक ओ पर वापस पहुँचूँ, ये जो दूरी होगी वो उसका चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो देखिए वर्त की जो परिधि है वो क्या होती है 2 पाई और r। अब 2 पाई r का जो चौथा भाग है, राइट, यानी चतुर्थांश के अंदर जो ये परिधि है वो काम आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 4 का भाग दूंगा तो ये पार्ट आ जाएगा। ओके, अब देखिए 2 पाई r के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, यानी सिर्फ a से लगाकर b तक दूरी हमारे पास आ गई। तो अब देखो इसको सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग दिया, यहाँ पे 4 से कट गया, 4 कट गया 2 से 2 बार, यानी इस पार्ट का आ जाएगी दूरी कितनी, पाई r बट्टा 2, राइट। अब मुझे क्या करना है, O से लगाकर A तक, ये जो त्रिज्या है वो r दे रखी है, पहले से दे रखा है, वर्ग की त्रिज्या है वो कितनी है, r है। ठीक है, तो यहाँ पे r और O से लगाकर B तक भी कितना है, r। अब सबको जोड़ दो, O से लगाकर A फिर B और ये O, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे इस वर्त के चतुर्थांश का परिमाप आ जाएगा। परिमाप यानी टोटल दूरी। ठीक है, तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ। देखिए एक तो है मेरे पास पाई r बट्टा 2, पाई r बट्टा 2, और एक है मेरे पास r और r यानी 2r। ठीक, अब इसको लसअप लेके सरल करेंगे तो देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, तो पाई r यहाँ आ जाएगा और 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4r, यानी इसका जो सही आंसर है वो ये है, पाई r प्लस 4r बट्टा 2, यानी सही आंसर पाई r प्लस 4r बट्टा 2 यानी 2। ठीक, नेक्स्ट 10वां क्या दे रखा है, देखिए आपके वर्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 3.5, वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि होगी, यानी आपको वर्त की परिधि पूछा है। ठीक है, यानी वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई और r, अभी हमने देखा है 2 पाई r। अब देखो 2 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 3.5, यहाँ लिख दो 3.5। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से 3.5 से 0 हटाऊंगा, 0 हटा दो तो नीचे क्या आ गया 10। सरल करने का ये तरीका है, नीचे आ गया 10, यानी एक संख्या बाद में पॉइंट था तो मैंने नीचे लगा दिया 1 0 यानी 10। ठीक है, पॉइंट हटाना आपको आता होगा अच्छे ढंग से। अब देखो 7 का भाग 35 के अंदर पूरा पूरा जाता है 5 बार। ठीक, फिर 5 से 10 कट गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा 22, यानी सही आंसर है वो क्या है 22 है, यानी ब है वो सही है। नेक्स्ट देखिए जो 10वां प्रश्न है क्या दे रखा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 486 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की भुजा कितनी होगी ये आपको पूछा है, तो जो भी दे रखा है उसके बराबर कर दो। ये क्या दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद करना है अच्छे ढंग से। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। अब कितना दे रखा है ये क्षेत्रफल 486। ठीक है, अब इसको सरल कर दो तो आपके पास में भुजा आ जाएगी घन की, तो 6 भुजा स्क्वायर बराबर, अब देखो ये 6 का भाग दे दो यहाँ पे 486 के अंदर 6 का भाग दो, 6 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए 81 बार। ठीक है, 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसके अंदर 486 के अंदर 81 बार, तो जो भुजा है भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से घात हटेगी तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे मैंने घात हटा दी, यानी भुजा बराबर कितना आ गया √81, तो भुजा का जो मान आ जाएगा वो है 9, यानी 81 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 9, यानी आंसर आ गया हमारे 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो द हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है 12वां प्रश्न की, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब
एक पासे के ऊपर टोटल 6 अंक होते हैं, उसमें से जो अभाज्य संख्या टोटल कितनी है, 3 है। देखिए यहाँ पे इसको करते हैं हम सरल। जैसे एक पासे पर कुल अंक है वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा क्या है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता यानी टोटल इसमें से देखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 2 है एक, तो एक 3 है और एक है 5, यानी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। या फिर सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। यानी इसके अंदर 2 के अंदर 2 का ही भाग जाता है, 3 के अंदर 3 का ही जाता है और 5 के अंदर 5 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 और 3। ठीक है, टोटल 1 2 3 हो गई, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, टोटल 6। अब इसको सरल करेंगे तो 1/2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा अ 1/2। ठीक है, फिर जो 13वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1080 है, उनका महत्तम समावर्तक 30 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। यानी एक फॉर्मूला है, आपने अच्छे ढंग से याद किया होगा। फॉर्मूला है कि LCM इंटू SCF। ठीक है, LCM इंटू SCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का गुणा ही तो हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। जैसा प्रश्न आएगा वैसा हम इसको लिखेंगे। तो LCM इंटू SCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो आपको पूछा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 1080। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1080। ठीक है, 1080 आ गया। अब LCM और SCF यानी महत्तम समावर्तक कितना है, 30 है, यानी हमें SCF है वो दिया हुआ है 30। LCM आपको पूछा है, यानी लघुत्तम समावर्तक आपको पूछा है, तो LCM ऐसा कैसा लिख दो। अब आपको LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, 1080 के अंदर इस 30 का लग जाएगा भाग, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 3 का भाग आराम से जा रहा है, 3 और 4 18, यानी कि LCM आ गया आपके 36। ठीक है, यानी कि 13वें का आंसर है वो क्या है, 36। लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न। नेक्स्ट देखिए जो हमारा 14वां प्रश्न दे रखा है कि द्विघात बहुपद x² - 6x + 8 के शून्य क्या है। तो शून्य निकालना आपको अच्छे ढंग से आता होगा। ये जो द्विघात बहुपद है इसको आपको गुणनखंड करना है एक तरह से। तो देखिए कैसे, x² - 6x + 8। ठीक है, अब हमें गुणा करने पर तो 8 लाने और जोड़ने पर लाने हैं 6, तो टुकड़े हो जाएंगे 4 और 2। तो रख लेता हूँ मैं यहाँ पे -4x और -2x। ठीक है, वापस जोड़ेंगे, देखिए -4x और -2x मिलके आ गए -6x और प्लस का 8। ठीक है, अब तो देखिए हमने क्या किया कि जो 6x है उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया -4x और -2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो के अंदर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बच गया और यहाँ आ गया 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से हमारे 2 कॉमन आ जाएगा, तो -2 कॉमन आया, तो x 2 का भाग दिया 8 में, तो -4, क्योंकि माइनस बाहर है इसलिए ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। x -4 और x -4 दोनों जगह है, यहाँ कॉमन ले लो वापस, x -4 कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया हमारा x और यहाँ से आ गया माइनस का। ठीक है, अब शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर, तो x -4 बराबर 0 और x -2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर आ गया यहाँ 4 और यहाँ आ गया x बराबर 2, तो 4 और 2 इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे 2 और 4। ठीक है, यानी कि अ है वो सही है। नेक्स्ट 15वां आपको दे रखा है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। यानी बहुत ही सिंपल प्रश्न दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो निर्देशांक दे रखे हैं यानी 1 और 4, 2 और 3, 3 और 5, इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर बराबर आना चाहिए। तो जब मैं x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 4 रखूंगा, यानी ये x निर्देशांक है और ये क्या है, y निर्देशांक, तो x के स्थान पर आपको ये कह रहा है कि 1 रखो,
y के स्थान पर रखो 4, तो क्या 11 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड में 11 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 11 अगर आ जाए तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो जैसे इसको रखने पर नहीं आए तो फिर दूसरा चेक करना, तीसरा करना, ऐसे करके आपका आंसर है वो निकलेगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले देखो 3x प्लस 2y बराबर 11 है, ठीक है। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, इसको देखना ही नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं x के स्थान पर 1 रखूँगा, यानी 3, x के स्थान पर क्या रखना है 1, फिर प्लस 2 इंटू y के स्थान पर कितना रखना है 4, ठीक है। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, फिर प्लस 2 का गुणा 4 से किया 8, 3 और 8 मिलके कितना हो गया 11, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 11 आ रहा है और राइट हैंड साइड में 11 ही है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब अ है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो 16वां प्रश्न क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC है, वो समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, यानी दो त्रिभुज है जो समरूप है। यहाँ बना लेता हूँ मैं त्रिभुज AB और C, दूसरा त्रिभुज है वो जिसका नाम है DE और F, ठीक। इसमें से जो जो मान दे रखे मैं लिख लेता हूँ। कोण A का मान कितना है 40, यानी ये है वो 40 है, ठीक है, और E है वो 80 है, यानी यहाँ पे आपको दे रखा है 80 डिग्री का मान। तो C का मान कितना होगा, यानी C आपको पूछा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण क्या होंगे, समान। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। हमें पूछा है इसका मान, यानी C का मान पूछा है, अर्थात देखो ये 80 है तो B है वो भी क्या होगा 80, ठीक है। अब देखो ये 40 है, ये 80 है, यानी टोटल 40 प्लस 80 है वो कितना हो गया 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दो कोणों का मान आ रहा है 120, तीसरा कोण कितना हो जाएगा 60, क्योंकि योग है वो क्या आना चाहिए 180। 180 में से घटा दो, देखो 180 में से 120 गया तो कितना आ गया 60, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा आंसर है वो सही आ गया ब। नेक्स्ट देखिए जो 17वां प्रश्न क्या दे रखा है कि एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है, यानी पहाड़ी की ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी पहाड़ी का ये ढलान है जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे बना लेते हैं हम 60 डिग्री का कोण। यदि शिखर तक पहुंचने में, यानी यहाँ से हम चल रहे हैं और यह है पहाड़ी का शिखर, ठीक है। तो शिखर तक पहुंचने में कितना मीटर चलना है 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई, यानी ये आपको पूछा है, ठीक है। पहाड़ी की ऊंचाई मान लो h है। अब देखो आपको क्या करना है, एक अज्ञात भुजा और एक ज्ञात भुजा का अनुपात लेना है। ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो मुझे अनुपात लेना है दो भुजाओं का, ठीक है, एक अज्ञात और एक ज्ञात। तो मैं लंब बटा कर्ण ले लेता हूँ, यानी कि h बटा 500, ठीक है। यानी क्या लिखा मैंने, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, और साइन थीटा के स्थान पर ये कितना आएगा 60, तो साइन 60, ठीक है। तो h बाय 500, साइन 60 का मान है वो कितना होता है √3/2। और सरल कर दो तो आपके पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी h बराबर, देखो 500 का वज्र गुणन हो जाएगा √3/2, ठीक है। 500 का वज्र गुणन होगा तो 500 √3/2। 2 से ये 500 कट रहा है 250 बार, यानी आधा कर दो सीधा। तो h का मान है वो कितना आ गया 250 √3, यानी सही आंसर है इसका क्या आ गया 250 √3। तो देखिए लास्ट वाला जो प्रश्न है 18वां कि 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी होगी, यानी 50 मीटर का कोई स्तंभ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, यानी इस शिखर से किसी नाव का, यानी मान लो यहाँ कोई नाव है, इस नाव का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ होगा, परंतु आपको हमेशा उन्नयन कोण ही बनाना है, यहाँ पे लिखना है हमेशा 60 मीटर, ठीक है। क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण है वो दोनों समान होंगे एकांतर कोण गुणधर्म से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री कोण हो गया।
नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी कितनी होगी, यानी प्रकाश स्तंभ ये है और ये है नाव, इस प्रकाश स्तंभ से ये दूरी है वो कितनी है, ये आपको पूछा है। तो मान लो x है। अब आपको वही एक अज्ञात भुजा और एक ज्ञात भुजा का अनुपात लेना है। देखो यहाँ 60 है तो ये आधार है, ये है लंब, तो लंब बटा आधार, तो 50/x, और लंब बटा आधार क्या होता है, 10 थीटा। थीटा के स्थान पर 60 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 60 दे रखा है। अब देखो 50/x और 10, 60 का मान होता है √3, ये टेबल से मान है वो याद करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे x वज्रगुणन हो जाएगा, तो 50/√3 और x आ जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50/√3, वह है वो सही है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न है वो हमने किए। आप अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे ढंग से इन सभी प्रश्नों को करके आ सकते हैं। थैंक यू।